नमस्कार। आज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संगठन की यांत्रिक विचारधारा, जिसमें एक मनुष्य को मशीन समझा जाता था और मशीन की तरह ही उससे काम लेने की अवधारणा थी। उसमें उसका मेन जो उद्देश्य था, या हम कहेंगे मेन जो उनका सारांश था, ये माना जाता था कि व्यक्ति मशीन है, मशीन की तरह अगर ये उसको पैसा मिलेगा तो वो काम करेगा। इस विचारधारा पर आधारित अवधारणा थी। लेकिन समय के साथ साथ ऐसा प्रतीत होने लगा कि व्यक्ति एक मशीन नहीं है। वो सिर्फ पैसे के लिए ही कार्य नहीं करता, बल्कि और बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं हैं या बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता एक कर्मचारी अनुभव करता है। और जहाँ पर व्यक्ति को सिर्फ एक मशीन मान लिया जाए, उसके अनुसार जब काम करवाया जाता था तो व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिल पाती थी। उस संगठन में काफ़ी दबा सा या काफ़ी विक्षिप्त सा हो जाता था कर्मचारी, क्योंकि उसकी अपनी कुछ पारिवारिक, सामाजिक और अन्य दायित्व भी होते हैं जिनकी पूर्ति वो करना चाहता है। ऐसे में यदि व्यक्ति को मशीन समझ लिया जाए तो वो उचित प्रतीत नहीं होता है। तो उस अवधारणा के प्रतिकूल इस मानवीय संबंध उपागम का जन्म हुआ और कई समस्याएं भी थी जो कि यांत्रिक अवधारणा की। तो उसके लिए आवश्यक भी था कि व्यक्ति को व्यक्ति समझा जाए और ये देखा जाए कि व्यक्ति का अन्य इकाइयों से भी उसका संबंध होता है, समाज के विभिन्न वर्गों से उसका संबंध होता है, उसकी अलग आवश्यकताएं होती हैं। और इसीलिए सन 1920 के दशक के प्रारंभिक चरण में इस उपागम को आविष्कृत किया गया, प्रतिपादित किया गया। औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान पर उनके अध्ययन इतने गहन हैं कि उसे संगठन के मानव संबंधात्मक उपागम के प्रवर्तकों में गिना जाता है। एल्टन मेयो ने श्रमिकों के व्यवहार और उनकी उत्पादन क्षमता का गंभीर अध्ययन किया और उन्होंने एक अपना वो सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। इसके लिए उन्होंने प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए अपनी इंडस्ट्री में। और ये प्रयोग सन 1927 से 1932 के बीच एक हॉथॉर्न नगर में स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में एल्टन मेयो के द्वारा किया गया। इन प्रयोगों में जो विभिन्न बिंदु उन्होंने निर्धारित किए, जिसके आधार पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसमें था प्रकाश प्रयोग, रिले युग्म जांच कक्ष, द्वितीय चरण रिले युग्म समूह और अभ्रक विदारक समूह प्रयोग, साक्षात्कार कार्यक्रम और अवलोकन अध्ययन के रूप में किया गया। प्रकाश प्रयोग में टेलीफोन रिले केंद्र यंत्र बनाने वाले 2 कार्य समूहों को चुना गया। एक समूह के कार्य करने के लिए नियंत्रित स्थायी प्रकाश रखा गया। दूसरे समूह के लिए कम से कम लेकर अधिकतम प्रयास तक अलग अलग स्थितियों में कार्य क्षमता को मापा गया कि कम प्रकाश में कैसे काम करते हैं, उससे ज़्यादा में कितने काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा जब प्रकाश की व्यवस्था होती है तो किस तरह से कार्य करते हैं। जिस समूह पर प्रयोग किया जा रहा था उसकी कार्य क्षमता प्रकाश तेज होने पर बढ़ती गई, और जहां पर नियंत्रित प्रकाश समूह की कार्य क्षमता साथ साथ बढ़ रही थी। प्रयोग समूह का प्रकाश इसके बाद कम कर दिया गया। तब भी एक सुखद आश्चर्य था कि उत्पादन बढ़ा। इससे अध्ययनकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश का जो उत्पादन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उसे घटाया जाए या बढ़ाया जाए या स्थिर रखा जाए। प्रकाश प्रयोग के अनुभव के आधार पर एक पृथक जांच कक्ष रिले असेंबली टास्क रूम की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था कि प्रयोग हेतु स्वतंत्र जो तत्व थे उन पर अधिक नियंत्रण रखा जा सके। इस प्रयोग के लिए
2 महिला ग्रुप को चुना गया तथा इन्हें यह अधिकार दिया गया कि अपनी पसंद की 4 महिलाओं को और अपनी टीम में शामिल कर सकती हैं। तो इस टीम को अलग वातावरण दिया गया, इन महिलाओं को समस्याओं पर विचार करने का अवसर भी दिया जाता था और कभी कभी इन्हें सुविधा अनुसार कार्यप्रणाली में परिवर्तन करने की छूट भी थी। इस प्रकार उन्हें स्वतंत्र वातावरण दिया गया तथा व्यक्तिगत रूप में मान्यता दी गई। इस प्रयोग से प्रत्येक जांच समय में उत्पादन बढ़ता रहा। जब महिलाओं को अपनी पुरानी अवस्था में ले जाया गया तब भी उत्पादन बढ़ता रहा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि विश्राम, कार्य दिन, भुगतान विधि आदि का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं था। वह कुछ और ही कारण था जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। बैंक वायरिंग रूम अध्ययन कर्मचारियों को पृथक कमरे में रखा गया, लेकिन पूर्व अध्ययनों की भांति ही उनमें कार्यदशाओं, वातावरण, अभिव्यक्ति आदि संबंधित किसी प्रकार के प्रयोग नहीं किए गए। एक अवलोकनकर्ता रखा गया जो स्वयं समूह के साथ घुल मिल गया और कर्मचारी उसे भी अपने समूह का सदस्य ही समझने लगे। एक साक्षात्कारकर्ता को रखा गया जो बाहरी व्यक्ति की भांति ही व्यवहार करता था और स्वयं था भी बाहरी व्यक्ति। इस अध्ययन के परिणाम रिले कक्ष के अध्ययन के से अलग थे। इस कार्य में किसी प्रकार की उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई। श्रमिकों ने यह तय कर लिया कि 2 उपकरण तैयार करके अपने दिन भर के काम की पूर्णता उन्होंने घोषित कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज का काम हमने इतना कर लिया, बस छुट्टी। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि 2 इकाई उत्पादन का समूह प्रमाप एक नियंत्रित उत्पादन था, न कि उत्पादन क्षमता का माप था। इन प्रयोगों से निष्कर्ष यह निकला कि संगठन एक सामाजिक प्रणाली है। उत्पादकता काम करने वालों की सेवा की दशाओं पर निर्भर है। श्रमिक भी तो मनुष्य हैं। जो लेबर काम कर रही है संगठन में, वो भी मानव हैं और संगठन में उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। संगठन की जो मानवीय संबंध विचारधारा है, वो संगठनात्मक व्यवहार काफ़ी जटिल होता है और संगठनात्मक समस्याओं के विश्लेषण एवं समाधान के लिए बहुपक्षीय प्रकृति का ज्ञान बहुत आवश्यक है। संगठन संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए मनुष्यों की प्रकृति का और उनके अनौपचारिक संगठनों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। हॉथॉर्न कंपनी के कर्मचारियों के व्यवहार का अध्ययन करते हुए यह पाया गया कि कुछ कम वेतन पाने वाले कर्मचारी आपस में अनौपचारिक रूप से किन्हीं कारणों से निश्चय कर लेते थे कि वे काम बहुत तेजी से नहीं करेंगे। वो शीघ्र गति से काम करने वाले मजदूरों का मजाक उड़ाते थे, उन्हें मालिकों का चमचा कहकर चिढ़ाते थे कि वे बहुत अधिक तेजी से काम जिससे कि ना करें। फिर भी यदि वे न मानते तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता। इस प्रकार से एल्टन मेयो ने निष्कर्ष निकाला कि संगठन जो मानवीय पक्ष हैं उसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर ज़्यादा बल देने की अपेक्षा प्रबंधकों को मानवीय स्थितियों, प्रेरणा, श्रमिकों से संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। मेयो का यह भी विचार था कि सहयोग प्राप्त करने के लिए सत्ता की अवधारणा विशेषज्ञता की अपेक्षा सामाजिक कौशल पर आधारित होनी चाहिए। यदि किसी भी उपक्रम में कार्य करने वाले जो अधिकारी है, अगर वो मानवीय पक्ष पर अधिक ध्यान देता है तो वहाँ पर संगठन अधिक विकास कर सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।